तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हम लोग इस पार्ट पे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। ठीक है, हम लोग अब हेलो एल्केन सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन एंड ध्यान देना कि नंबरिंग जो है रिएक्शन का वो प्रॉपर आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप नंबर से ही याद रखेंगे अपने सारे रिएक्शन को। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम ले रहे हैं इट इज फ्रॉम एल्केन। ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स मतलब एल्केन से हम लोग अब एल्काइल जो है हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एल्काइल किसको कहा जाता है। तो सपोज दिस इज वी हैव ए कोई भी एल्केन है, ये कोई भी एल्केन है, जब इससे एक हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो जो आपका कंपाउंड बचता है उसको हम लोग एल्काइल कहते हैं। ठीक है, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो कंपाउंड इसके बाद बचता है उसको हम लोग एल्काइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीथेन एंड इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन इट विल बी लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ मिथाइल। ठीक है, इसको हम लोग मिथाइल कहेंगे और ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, जिसको पता है वेरी गुड, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दे रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। तो फ्रॉम एल्केन एकदम जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप भी लिखेंगे, नंबर को प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। फ्रॉम एन एल्केन नंबर 1 इसका रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट मतलब किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये आपके सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, सनलाइट ऐसे भी लिखा जाएगा या उसके बदले इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस एच और फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द इंडिकेशन ऑफ द एनर्जी, जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लास 11 के चैप्टर में पढ़े थे। फ्रॉम एन एल्किन ये किस मैकेनिज्म से पास थ्रू होता है, मतलब आपके किस रास्ता से ये रिएक्शन होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू कि जैसे बेटा अगर सपोज कर लीजिए आप किसी सेंटर में पढ़ने जा रहे हो तो आप अपने घर से एक रास्ता पकड़ के आप जाते हो उस सेंटर पे। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए उस सेंटर का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, मतलब आप अपने घर से काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, आप उस सारे शॉर्टकट से आप सेंटर पहुंच सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट दोनों। तो ये सारे रास्ता है ना, आप बोल सकते हो हाँ मैम हम इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, ये रास्ते से भी जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई भी रिएक्टेंट जब आपके प्रोडक्ट में बदलते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट जब आपके प्रोडक्ट में बदलते हैं, कोई भी रिएक्टेंट जब आपके प्रोडक्ट में बदलते हैं तो वो काफी सारे मैकेनिज्म के थ्रू बदलते हैं। ये मैकेनिज्म और कुछ नहीं है, ये मैकेनिज्म आपके रास्ता है, जिस रास्ता को फॉलो करके वो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कितने सारे हैं हमारे पास, बोर्ड में कोई भी मैकेनिज्म नहीं आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बोर्ड में कोई भी मैकेनिज्म आपका इंक्लूड नहीं है। तो कितने सारे, लेकिन आप नाम जान जाइए एटलीस्ट मेरे को पढ़ाने में इजी रहेगा। तो आपका पहला मैकेनिज्म है दैट इज एफएसआर, दूसरा आपका मैकेनिज्म है एफएआर, तीसरा आपका मैकेनिज्म है एनएसआर, चौथा आपका मैकेनिज्म है एनएआर, नेक्स्ट वी हैव अ ईएसआर एंड नेक्स्ट वी हैव अ ईएआर। टोटल आपके पास इतने मैकेनिज्म है, इनके एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। FSR means free radical substitution reaction. FAR means free radical addition reaction. NSR मतलब nucleophilic substitution reaction. NAR मतलब nucleophilic addition reaction. ESR मतलब electrophilic substitution reaction. EAR मतलब electrophilic addition reaction. ठीक है, ईएसआर आप बहुत ही अच्छी तरीके से बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में देखोगे, ये इनके फेवरेट मैकेनिज्म में आते हैं। ठीक है,
जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और खासकर बेंजीन, ये ईएसआर ही मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। ओके, एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन्स में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक का जनरेशन होता है और वहां पे आप ये एनएसआर का इंक्लूजन ज्यादातर देखेंगे कि वहां पे इंक्लूड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप एल्केन एल्कीन्स में ज्यादा देखेंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस में आप ईएआर देखोगे, ठीक है, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, ठीक है, ये उनके बहुत ही फेवरेट मैकेनिज्म में आते हैं, मतलब कि ज्यादातर एल्किन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही फॉलो करके अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एनएसआर बता चुके, एल्डिहाइड कीटोन। एफएसआर मैं अभी जस्ट बताऊंगी, तो अभी आप देखोगे। एनएआर भी आपका अल्कोहल में इंक्लूड हो सकता है, होता है किसी किसी रिएक्शन में, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एनएआर आप इस चैप्टर में भी देखेंगे। तो ये काफी सारे मैकेनिज्म है, मतलब कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट को पाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको तो ये पता चल चुका है कि ये तो मैम मैकेनिज्म का नाम है, बट यू नीड टू नो व्हाट इज रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, ठीक है। लोन पेयर और रेडिकल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन लोन पेयर एंड अ रेडिकल, एनीवन? Anyone want to share what is the basic difference between lone pair and radical? No one? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप लोग को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ मैम। तो नहीं पता ये तो बोलो कि मैम नहीं पता है। तुम लोग कितने लतखोर बच्चे हो, अभी भी नहीं बोल रहे हो कि नहीं पता है। मतलब अपन अपना सर नीचे नहीं झुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लोन पेयर बेटा, दो कपल है, ठीक है, देयर टू कपल, लेकिन साथ में रह के भी उदास रहते हैं, ठीक है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में बैठा रहता है ना, उसको लोन पेयर कहते हैं। देखो ये लोग पेयर में है तब भी ये लोग लोनली है। तो मजा कौन कर रहा है? मजा सिंगल वाले करते हैं, ठीक है, मिंगल वाले मजा नहीं करते। लाइफ का एंजॉयमेंट जो सिंगल वाले होते हैं वही एंजॉय करते हैं। So lone pair, when the two electrons are together, they are called lone pair. And when there's only one electron for a compound, that is called as a radical. समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर रहते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को उसको जरूरत ही है ऑक्सीड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन जो रहेगा। तो ये आते हैं आपके लोन पेयर में और ये होते हैं रेडिकल में। अब समझ में आ गया, ठीक है। लोन में लोनली, ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द लोन पेयर, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगल दे आर कॉल्ड एज अ रेडिकल। कोई डाउट? समझ में आ नहीं। गया ना? चलिए नेक्स्ट। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये आपका रिएक्शन होता है। तो पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन हम करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को बेसिकली हैलोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है, हैलोजिनेशन, ठीक है। अगर आप क्लोरीन के साथ कर रहे हो तो क्लोरीनेशन,
ब्रोमीन के साथ कर रहे हो तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ कर रहे हो तो आयोडीनेशन, ठीक है। फ्लोरीन के साथ कर रहे हो तो फ्लोरिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लोरिनेशन देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, एक जाएगा दूसरा आएगा उसके बदले। अगर हम पढ़ाना आज छोड़ दिए तो ऑब्वियसली आप लोग बैठे तो नहीं रहोगे, आप लोग कोई और केमिस्ट्री टीचर को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करा रहे हो, ऐसे नहीं कि अरे यार मैम के जाने से हमको बहुत तकलीफ हुआ है तो हम पूरा जिंदगी नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरीके से कोई भी पागलपंती नहीं करता है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि कोई गया है तो उसके बदले कोई ना कोई आएगा। यहाँ पे भी वही है। इसका मैकेनिज्म हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा मीथेन, इट इज रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैम पता कैसे चलेगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये आपके किसी बुक में लिखा नहीं है, बट ये हम बता रहे हैं। कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप देख लिए हो, कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में है तो वो फ्री रेडिकल ही होगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन हो एडिशन हो वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में है तो वो फ्री रेडिकल ही रिएक्शन होता है। इसको एकदम कसम खा के एकदम रट लो, ठीक है। या तो कॉपी के एकदम टॉप में लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में कि कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है वो आपका फ्री रेडिकल ही रिएक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ मैम। तो कंपाउंड देखो, CH4 मीथेन व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन, एक हाइड्रोजन गया दूसरा क्लोरीन आया, फिर आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, मतलब फिर आपका, आप रिएक्ट करिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन अगेन, यू विल गेट CH2Cl2, फिर रिएक्ट होगा सेम चीज, फिर क्या बनेगा CH Cl3, फिर रिएक्ट होगा फिर क्या बनेगा CCl4, ठीक है। यही आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। दिस इज वी हैव अ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज किया जाता है। तो कभी कभी नीट में पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोफॉर्म इसलिए बताया क्योंकि आगे जाके आपका चैप्टर में क्लोरोफॉर्म के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी है, ओके। कोई डाउट इस रिएक्शन पे? You just need to remove one hydrogen. In place of hydrogen, you need to add chlorine. ठीक है। अगर ये क्लोरीन से सिलसिला चल रहा है तो ये हो गया क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन से सिलसिला चलेगा तो वो हो जाएगा ब्रोमिनेशन। अब बताओ कोई डाउट? नहीं मैम। ओके, नेक्स्ट। अगर सपोज कर लीजिए कंपाउंड ऐसा है CH3 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 एंड CH3, उसको क्लोरीन से आप रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा और फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट इसमें नहीं बनने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि चारों तरफ से बल्कियर ग्रुप ने इसको घेरा हुआ है, तो जो भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा वो सिर्फ ये हाइड्रोजन का रिमूवल इन्वॉल्व होगा। और सिर्फ एक ही बार, मतलब इसका प्रोडक्ट आपका ये बनेगा CH3 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 CH2Cl, ठीक है। इसमें नो फर्दर आइसोमेरिक प्रोडक्ट इन्वॉल्व, कोई भी फर्दर और प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। कोई भी फर्दर और प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। कोई दिक्कत? नहीं मैम। ईशान तेरे को कोई दिक्कत? नो दिक्कत मैम। हो तो तहलका मचाइए, ठीक है।
देख रहे हो कितना सबकी आग वो जला दे रहा है गवर्नमेंट को, जस्ट अग्निवीर का जो आया। तो वैसे ही स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हो, एकदम तहलका मचा दीजिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। ओके, चलिए अब थोड़ा मैकेनिज्म पे ध्यान दे दें, क्योंकि मैकेनिज्म आपसे एंट्रेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्री रेडिकल में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा आपका प्रोपोगेशन, एंड तीसरा आपका टर्मिनेशन। नाम से आप लोग शायद समझ ही चुके होंगे। पहले इनिशिएट हो रहा है, काम स्टार्ट हो रहा है, फिर वो जो काम बना वो प्रोपेगेट करेगा, यहाँ वहां मूवमेंट कर रहा है, और तीसरा अपना प्रोडक्ट बना के टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा चीज देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन। मैम फर्स्ट आप रिपीट कीजिए ना एक बार। दिस इज इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। यस ठीक है, चलिए इनिशिएट कर लेते हैं। त्रिशा, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ बोर्ड, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। ठीक है, इट इज फॉर कंप्लीटली फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ मैम। तो क्या होता है, ये मीथेन है और क्लोरीन दोनों ही पहले रेडिकल में टूटते हैं। कैसे टूटेंगे आइए देखते हैं। तो ये मीथेन ऐसे टूटेगा, CH3, ये और ये क्लोरीन। तो अब क्या हो गया, यहाँ से सनलाइट पड़ा, सनलाइट बिकॉज सी दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स के जो फॉर्म्ड कंपाउंड होते हैं वही फ्री रेडिकल में बेसिकली जाते हैं। तो सिंपली ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो CH3 बन गया विथ वन रेडिकल एंड हाइड्रोजन विथ अनदर। ऐसे ही क्लोरीन के साथ हो गया वन रेडिकल और ये अनदर। ठीक है, ये था इनिशिएशन रिएक्शन, मतलब आपका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है। फ्री क्यों कहा गया है, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ये लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इन लोग कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हाँ भाई ये न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक के ही पास जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफिलिक के ही पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर फ्री। ओके, तो दिस इज द इनिशिएशन, इसको हम लोग कहेंगे इनिशिएशन। ध्यान से देखिएगा, इनिशिएशन। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, प्रोपगेट होंगे। प्रोपगेट मतलब CH3 रेडिकल के पास आपके क्लोरीन आ जाएंगे। ओके, H रेडिकल के पास आपके दूसरे क्लोरीन आ जाएंगे। इनको हम लोग कह गए प्रोपगेटर। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने क्लोरीनेशन किया है बेटा, ये सारे में बाई प्रोडक्ट HCl निकलते जा रहे हैं। ठीक है, HCl बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, याद रखिएगा। ओके, और ये पोर्शन क्या हो गया, टर्मिनेशन। समझ में आ गया। मैम आप ओके, टर्मिनेशन फिर से बता सकते हैं? टर्मिनेशन मीन्स जस्ट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा ओके। प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गया, टर्मिनेट हो गया वो रिएक्शन। ठीक है, हाँ मैम। नीट में देखो कैसे क्वेश्चन आया था इसका। नीट आई थिंक तो नीट 2014 या 2013, ये 2 साल के पेपर का कुछ है। ठीक है, आज मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है। उसने पूछा था विच वन इज द इनिशिएशन स्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ
ऐसा था बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी नन। तो इसने पूछा था अमंग दिस विच वन इज अ इनिशिएशन स्टेप, कौन सा है। तो इनिशिएशन में क्या हो रहा था आपके इनिशिएशन में, कंपाउंड न्यूट्रल थे और वो कन्वर्ट हो गए रेडिकल में, है ना। कंपाउंड न्यूट्रल थे और वो कन्वर्ट हो गए रेडिकल में। तो आपका इसका ऑप्शन राइट आंसर कौन सा था, समझ में आ गया मेरा बात। हाँ मैम। ये आपका इनिशिएशन है, ये आपका प्रोपगेशन है, ये आपका टर्मिनेशन था। ठीक है, ये लिख लीजिए। इनिशिएशन में न्यूट्रल से रेडिकल, प्रोपगेशन में दोनों साइड में ही रेडिकल होते हैं क्योंकि वो जस्ट प्रोपगेट हुए हैं। मीथेन वाला रेडिकल गया और क्लोरीन वाला रेडिकल गया है, ठीक है। तो दोनों साइड में ही रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और टर्मिनेशन में रेडिकल अपने प्रोडक्ट में बन जाएंगे विच इज न्यूट्रल। क्लियर एवरीवन? हाँ मैम। यस मैम। तो इसका रिएक्टिव ऑर्डर क्या है, जस्ट यहीं तक कराते हैं, ठीक है। रिएक्टिव ऑर्डर, इसका रिएक्टिव ऑर्डर सबसे अच्छा कौन रिएक्ट करेगा, बेंजाइलिक कंपाउंड, इसको भी लिख लीजिए। देन अलाइलिक कंपाउंड, then tertiary, then 2 degree, then 1 degree, then vinyl, then arylic। ये क्या है, दिस इज अ रिएक्टिव ऑर्डर फॉर द हेलोजनेशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन अटैच है तो वो पहले रिएक्ट करेगा, फिर अलाइलिक, ये अलाइलिक है, ठीक, ALLYLI, और ये अराइलिक है, ARYLI, ओके। This is the reactive order, you need to remember this thing. Okay, note down your homework. आपने आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, मैंने बताया आपको। आप मुझे ये बताएंगे विच कंपाउंड, क्लास 11 में थोड़ा जंप करिए या क्लास 12 के ही इसी चैप्टर में है, थोड़ा वहां पे जाके पढ़ेंगे आप लोग। विच कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कंडीशन बताना है, कौन सा कंडीशन होगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। आप समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है, आपको कंडीशन बताना है यस कि कौन सा कंडीशन पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। आखिर इस कंपाउंड में ऐसा क्या देखा गया कि उससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता चल गया है कि हाँ इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू, ताकि ये इसलिए दिए ताकि आप थोड़ा बुक को खोल के पढ़िए, बुक खोल के पढ़िए और मुझे ये बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में जितना भी आज पढ़ा है उसको प्लीज पढ़ के आना। ऑर्गेनिक मेरे साथ करो, ठीक है, मेरे साथ आप जितना रिएक्शन आप करेंगे आपका ऑर्गेनिक उतना अच्छा से होगा। और ऑर्गेनिक पढ़ने का एक ही तरीका है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर ऑर्गेनिक। आप इस दुनिया में किसी से भी टीचर से पूछ लीजिए, ऑर्गेनिक अगर आपको लर्न करना है हर रिएक्शन को, सबसे पहला चीज आपको नंबर में हर रिएक्शन याद होना चाहिए। दूसरा, हर रिएक्शन को 2-3 बार लिख लिख के पढ़िए, तभी ऑर्गेनिक लर्न होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक हम लोग भी आज तक पढ़ते आ रहे हैं,
इवन कोई जो बड़े बड़े प्रोफेसर है वो भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई बच्चा चीज नहीं है, उसमें लिखना पड़ता है। आप जितना लिख के पढ़ेंगे ऑर्गेनिक उतना ज्यादा अच्छा होते जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ मैम। एनी डाउट? कोई भी डाउट है प्लीज बताइए। नो नहीं डाउट। मैम। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास का आप लोग को बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास कब है, एंड देन विल सी जॉइन। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक का हो चाहे फिजिकल का हो, कुछ भी। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ईशान ऑल ओके ना? यस मैम। ओके बेटा, चलिए बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय।